बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सबीन है और मेरा ताल्लुक सूबा पंजाब के एक शहर से है। हम जिंदगी में न जाने क्यों इतना बदल जाते हैं, या शायद खुद को सबसे बेहतर समझने लगते हैं, या हमें बिना मांगे सब मिल जाता है। इसीलिए मेरे जैसा कमजोर इंसान अपने गुरूर और अना में इतना आगे निकल जाता है कि उसे एहसास तक नहीं होता कि वो दूसरों के साथ कितनी ज्यादती कर चुका है। मैं ऐसी तो नहीं थी। मेरी माँ ने तो हमेशा मुझे दूसरों के साथ नरमी और बर्दाश्त से पेश आने का दर्ज दिया था। फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ जो मेरे अंदर इतनी कड़वाहट भर चुकी थी कि दूसरों पर जुल्म करती चली गई और मुझे एहसास तक नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मेरी अम्मा बताया करती थी कि मेरे पैदा होने पर किसी को कोई खुशी नहीं थी। दादी की बहुत ख्वाहिश थी कि बेटा हो, इस घर को वारिस मिले, पर मेरे पैदा होने पर सबके चेहरे उदास हो चुके थे। लेकिन इसके साथ ही मेरी माँ की जिंदगी भी अजीरन हो चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ ने बेटी को जन्म दिया था। मेरी अम्मा रोती रहती, अल्लाह से दुआएं करती कि वो उसे बस एक बेटे से नवाज दे ताकि उसकी ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। मेरी अम्मा ये सब बताकर खुद भी उदास हो जाती थी और मुझे भी उदास कर देती थी। अम्मा कहती थी कि मैं तुम्हें बहुत काबिल बनाना चाहती हूँ ताकि कल को कोई तुम्हें बेटी होने का ताना ना दे। पर मुझे पढ़ाई लिखाई का बिल्कुल शौक नहीं था। मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था और ये सब मैं अम्मा और दादी से छुप कर करती थी। इसीलिए मजबूरी में जैसे तैसे करके मैं पढ़ाई को जारी रखे हुए थी। मेरा एक भाई भी था जिसका होना या ना होना एक ही बराबर था। कज़न मैरिज होने की वजह से मेरा भाई नॉर्मल इंसान नहीं था और यही दुख मेरे अब्बा को खाए जा रहा था। शायद वो दूसरी शादी भी कर लेते, पर एक एक्सीडेंट ने उनको हमेशा के लिए बिस्तर से लगा दिया और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अम्मा के कंधों पर आ गई। वक्त गुजरता जा रहा था, पर अपनों के लहजे, उनकी कड़वी बातें सारी उम्र के लिए हमारे जहनों में नक्श होकर रह जाती हैं। और इस पूरे घर में बस एक मेरी माँ थी जो मेरी सपोर्टर थी, जो मुझे हर किसी से बचाती थी। दादी कहती थी कि मनहूस तुम क्यों पैदा हुई हो, अल्लाह ने शक्ल अच्छी क्या दे दी, तुम्हें तो ज़रा तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की। मेरी कभी किसी से न बन सकी। ऐसा नहीं था कि मैं बुरी या कोई बदतमीज़ किस्म की लड़की थी, मुझसे बस अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती थी। अम्मा पता नहीं कैसे सब कुछ सुनकर चुप रहती थी। मैं कॉलेज में पहुंची तभी अम्मा के मुंह पर एक चुप थी। वो कहती, ससुराल में रहना है तो एक लड़की को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। ससुराल में अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। और मैं हैरान थी कि मेरी माँ ने तो ससुराल में कई साल गुजार दिए। मैं बड़ी हो गई, पर अम्मा न जाने क्यों किसी के दिल में भी अपने लिए जगह नहीं बना सकी थी। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। एक लड़की की इज्जत बहुत नाजुक होती है और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब हमारे कॉलेज में एक नई लड़की रक्षंदा आई थी। वो बहुत मॉडर्न थी, किसी ऊंचे खानदान की लगती थी। उसने मेरी मुलाकात अपने कज़न अदनान से करवाई, जो किसी मैगजीन के लिए खूबसूरत लड़कियों का फोटोशूट करता था। मेरे ख्वाब, मेरी दिली ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी और इस बात को राजी रखा और अम्मा से सहेली के घर का बहाना बनाकर मैं अदनान के ऑफिस चली गई ताकि अपना पोर्टफोलियो बनवा सकूं। मुझे पूरी उम्मीद थी और अदनान ने यकीन दिलाया था कि मुझे किसी ड्रामे में चांस भी मिल सकता है। पर लोग वाकई वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। हर एक चेहरे पर कई नकाब होते हैं। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी या मेरी माँ की दुआएं थी। मैं जैसे ही अदनान की बताई हुई जगह पर पहुंची तो अंदर उसके बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो शायद किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और कह रहा था कि उसने एक और चिड़िया अपने जाल में फंसाई है जो कुछ देर में आने वाली है, और तुम देखना हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। दुबई की पार्टी है जिससे इस लड़की की बात की है। अब की बार शेख को लड़की लाजमी पसंद आएगी। तुम्हारा भाई कभी घाटे का सौदा नहीं करता। और वो हंस रहा था। मेरे कदमों के नीचे से जैसे ज़मीन सरक गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और पता नहीं कैसे मैं उन्हीं कदमों से वापस भागी थी। मुझे बार बार अम्मा की बातें याद आ रही थी। वो कहती थी कि जब एक औरत अपनी हुदूद से बाहर निकलती है तो वो वापस आ जाती है, पर उसकी इज्जत कभी वापस नहीं आती। और ज़िंदगी में कभी किसी पर इतना भरोसा मत करना कि सारी उम्र पछताओ। शाम ढल रही थी। सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपने मकाम पर जा रहा था और मेरा सफ़र था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सच्चे दिल से तौबा की थी और वादा किया था अपने अल्लाह से कि दोबारा कभी इस मॉडलिंग के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। कभी मैं ऐसी फील्ड में नहीं आऊँगी जिसको लोग बुरी नज़र से देखते हैं। बस अब की बार मुझे बचा ले। जैसे तैसे भी मैं घर पहुंची। शुक्र था कि सब अपने कमरों में थे, वरना मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी देखकर अम्मा 100 सवाल करती। ये माओं के दिल भी बड़े पाकीज़ा और बुरे वक्त को पहचानने वाले होते हैं। मैं जब घर से निकली थी
तो अम्मा ने रोका था कि ना जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा। पर मैं तो अम्मा से ज़्यादा खुद को समझदार समझ रही थी कि मुझे दुनिया की सारी समझ है। पर आज अगर मैं वक्त से पहले ना जाती तो शायद मैं कभी सच्चाई न जान सकती और शायद कभी घर वापस लौट ना सकती थी। मैं बहुत डर चुकी थी। हालांकि मैं इतनी कमज़ोर नहीं थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, पर अकल तालीम से कहाँ आती है। हर बड़ों का तजुर्बा भी उनकी उम्र की तरह हमेशा बड़ा होता है। कई दिन घर छुप कर रही थी। दादी कहती कि बाप का खर्चा करवाना था, कॉलेज क्यों नहीं जाती। पर पता नहीं क्यों मैं इतना डर गई थी। ऐसा लगता था कि अगर घर से बाहर निकली तो वो लोग मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें। कई दिन ऐसे गुजर चुके थे जब एक दिन मेरा बाप भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। वो एक्सीडेंट की वजह से बिस्तर से लग चुके थे, पर बीमार तो नहीं थे। अम्मा पहले भाई को संभालती, जो 12 साल का था। वो अब नॉर्मल था, जिसका दिमाग अभी तक छोटे बच्चे जितना था। जिंदगी बड़े सख्त इम्तिहान ले रही थी। जब अब्बा का रवैया अम्मा से कुछ ठीक हुआ तो वो हमेशा के लिए इस दुनिया से ही चले गए। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। मेरी माँ पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी थी। अब तो कई कई दिन गुजर जाते थे, उनको कभी मुस्कुराता हुआ नहीं देखा था। अब्बा को गुजरे भी 6 माह हो चुके थे जब एक दिन दादी ने अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। मेरी तो बहुत ख्वाहिश थी जल्द शादी की, पर ऊपर वाले को जो मंजूर। वो लोग अब जल्द शादी की तारीख लेना चाहते हैं। तुम खुद को तैयार कर लो और घरदारी सीख लो अपनी माँ के साथ। ससुराल में जाकर यही वाही चीज़ होती है जो ससुराल वालों का दिल जीत सकती है। तो मैं मुस्कुरा दी। मैंने कहा, दादी अगर ऐसी ही बात है तो मेरी माँ क्यों आज तक आप सबका दिल नहीं जीत सकी? वो क्यों अकेली तन्हा हर चीज़ को बर्दाश्त करती है? तो दादी ने कहा, तुमसे किसने कहा है कि हमें तुम्हारी माँ अच्छी नहीं लगती? और ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको गले लगा लगा कर कहूँ कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तुमने मुझे बेटी बनकर दिखाया है। मैंने कहा, दादी पता है, जब हम किसी से ये कह देते हैं ना कि आप हमारे लिए कितने अहम हैं, तो जिंदगी की आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। सब कहते हैं कि आपकी ज़बान कड़वी है पर दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि ज़बान ही रिश्ते बचाती है। आपका दिल अच्छा है तो इसका किसी ने क्या करना है जब ज़बानी जहर उगलने लगे। मैं ये सब कहकर उठकर अपने कमरे में चली आई और दादी पीछे अम्मी की तरबियत को बुरा भला कहती रही। मैं जानती थी दादी ने आज तक कभी अम्मा को कबूल ही नहीं किया था। अम्मा दादी की डांट सुनकर कमरे में आ चुकी थी। अम्मा कहने लगी, क्या ज़रूरत थी दादी से बदतमीजी करने की? वो तुमसे बड़ी है, अब तो तुम्हारा बाप भी नहीं रहा, कम अज़ कम अब तो दादी से उलझना छोड़ दो। अम्मा मुझे डांटने लग चुकी थी और मैं अम्मा की बातों को सुनकर अनसुनी करती कहने लगी, अम्मा मुझे आप जैसी ज़िंदगी नहीं जीनी। मैं ऐसे कैसे किसी इंसान से शादी कर सकती हूँ जिसको कभी देखा ही नहीं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। और आज के दौर में कौन सा बाप अपनी बेटी से पूछे बिना रिश्ता करता है? वक्त इतना बदल चुका है, लेकिन अगर नहीं बदला तो बस हमारे घर वालों की सोच। अम्मा ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैंने देखा हुआ है लड़का। हम तुम्हें बताना चाहते थे पर तुम्हारे अब्बा ने कहा कि सबीन पढ़ रही है, जैसे ही पढ़ाई मुकम्मल होगी उसको बता देंगे। असद एक अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ और छोटी सी फैमिली है उनकी। पर पता नहीं क्यों मेरा दिल मुतमईन नहीं था और ना चाहकर भी मैं इस रिश्ते से भाग नहीं सकी, क्योंकि मेरे मरहूम अब्बा ने रिश्ता तय किया था। उस बाप ने जिसने मुझे कभी पूछा तक नहीं था, जिसके लिए मैं कभी खुशी का बाइस ही नहीं थी। उनको तो बस बेटा चाहिए था, और जब बेटा हुआ भी तो वो भी नामुकम्मल इंसान, जिसे लोग मासूम और अल्लाह लोग कहते हैं। मेरी दादी उसको सज़ा कहती थी। मेरा निकाह सादगी से हो गया। बस लड़के की तस्वीर देखी थी। वो क्या करता था, कितना पढ़ा लिखा है, मुझे कुछ नहीं पता था। पर मैंने सोच लिया था कि हमेशा अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जिया है, इसीलिए ससुराल में भी अपनी मर्जी चलाऊंगी। मेरे जहन में भी सास का वही नक्श था जो मेरी माँ की सास का था। मुझे लगता था कि कभी कोई सास अच्छी नहीं हो सकती, पर मेरे ससुराल वाले वैसे नहीं थे और मेरी सास, वो मुझे बेटी समझती और मुझे पक्का यकीन था कि ये सब उनकी कोई साजिश है। मेरी शादी को कई माह गुजर चुके थे। मुझे घरदारी इतनी खास नहीं आती थी, पर मेरी नंद जो अभी कम उम्र थी और खूबसूरत भी बहुत थी, वो मेरे सारे काम भाग भाग कर करती। मुझे कभी किसी ने कोई काम नहीं कहा था। मैं बहुत खुश थी और ये पहला फैसला था जो मेरे अब्बा ने मेरे लिए ठीक किया था। पर मुझे एक बात का गिला था कि मेरी शादी इतनी सादगी से क्यों हुई। पर कुछ बातें होती हैं जिनका हमें इल्म नहीं होता। एक दिन मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इस घर की बड़ी बहू हो,
तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। महरीन अभी छोटी है, उसकी पढ़ाई का खर्च होता है और मेरे बाद तुम्हें ही सब संभालना है। उस दिन मेरी सास ने मुझे पूरी बात नहीं बताई थी, शायद बता देती, पर जिंदगी ने उन्हें बताने का मौका ही नहीं दिया। मेरी सास को कैंसर था, इसी वजह से उन्होंने शादी जल्द और सादगी से की। मैंने अपने शौहर से कहा कि क्या आप मुझे बीवी नहीं समझते थे, जो मुझसे कुछ शेयर नहीं करते? मुझे क्यों नहीं बताया कि माँ जी बीमार है, उनके पास वक्त बहुत कम है? तो मेरे शौहर ने कहा, मैंने तो सुना था कि औरतों की हिस्स बड़ी तेज होती है और तुम तो सारा दिन घर में होती थी। क्या तुमने अम्मा को गौर से नहीं देखा? क्या कभी उनके कमरे में जाकर उनसे उनकी तबीयत पूछी? तो मैंने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं तो जाती रही हूँ। पर मेरा शौहर कहने लगा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब नजर आता है। जब मेरी सास इस दुनिया से चली गई तो घर संभालना वाकई मेरे लिए मुश्किल हो चुका था। मुझे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही थी और जब मेरा शौहर खाना बनाने का कहता तो मैं महरीन से कहती, तो वो बिना कुछ कहे खाना बनाकर दे देती। पर मैंने अपने शौहर से एक मुलाजमा का कहा तो मेरे शौहर ने कहा, हमारे घर में खाना घर की औरतें बनाती हैं, बेहतर है कि तुम महरीन से या अपने मैके जाकर अपनी अम्मी से खाना बनाना सीख लो, और अगर इतना भी नहीं कर सकती तो बता देना, मैं खाना बाहर से खाकर आया करूँगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मेरे शौहर ने मुझे कैसे बातें सुना दी, पर मैंने भी सोच लिया था कि मुझे अब क्या करना है। आखिर मैं ही क्यों ये सब बर्दाश्त करूं? मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है। और फिर एक दिन मेरी नन, जो कि काफ़ी कम उम्र थी, एक दिन देवर उसे अपने साथ बाहर लेकर गया तो वो गुम हो गई। देवर ने कहा कि वो घर से भाग गई है। हम भी बदनामी के डर से चुप कर गए। लेकिन कई सालों बाद देवर एक नकाबपोश लड़की घर शादी करके ले आया, जिसकी शक्ल किसी ने नहीं देखी थी। पर एक रात गलती से मैं उनके कमरे में गई तो उसकी शक्ल देखकर पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जैसे ही मेरे देवर ने मुझे देखा तो कहा, भाभी खैरियत, कैसे आना हुआ हमारे कमरे में? और मैं तो अपनी जगह पर बुत बनी खड़ी थी। मेरे देवर ने कहा, क्यों भाभी, आपको झटका लगा ये सब देखकर? जो लड़की इतने साल पहले कहीं खो चुकी थी वो मेरी बीवी बनकर कैसे इस घर में वापस आ गई? तो चले मैं आपको शुरू से बताता हूँ। उसके बाद जो कुछ मेरे देवर ने मुझे बताया, मेरे बंद दिमाग पर से मट्टी हट चुकी थी, या शायद उसने मुझे आईना दिखाया था। तब मेरा ज़मीर मुझे चीख चीख कर कह रहा था, सबीन, तुम ऐसी लड़की तो नहीं थी, तुम्हें तो अपनी माँ जैसी सब्र वाली और बिना किसी गर्ज से दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आने वाली लड़की बनना था। और तुम क्या से क्या बन गई? मेरे देवर ने मुझे बताया कि उनका ख़ानदान ज़्यादा बड़ा नहीं था और उनके ख़ानदान में अपनी ज़ात से बाहर निकलकर शादी करना बहुत मायूब समझा जाता था। पर यह गलती उसकी खाला से हुई थी, यानी मेरी सास से। वो 2 बहनें थीं और अच्छे खाती पीती घर से ताल्लुक़ रखती थीं। ख़ानदान वालों की बस उन्हीं की जायदाद पर नज़र थी, इसीलिए वो चाहते थे कि 2 बहनें इसी घर में रह जाएं, और ऐसा ही हुआ था। मेरे बाबा भी घर दामाद थे, पर अपना कमाते थे। मेरे बाबा चाहते थे कि वो अलग घर में चले जाएं, पर वो नहीं जा सके। उनकी मजबूरी थी, और वो मजबूरी मोहब्बत थी जो मेरी माँ से थी उनको। मेरी खाला ने अपनी मर्जी से ख़ानदान से बाहर शादी कर ली थी। नाना अब्बू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। खाला कहती रही कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, पर नाना अब्बू ने शर्त रख दी कि वो अपने शौहर से तलाक लेने के बाद इस घर में दाखिल हो सकती हैं। लेकिन खाला नहीं मानी और हमेशा के लिए इस घर से चली गई। वो तब कहाँ गई किसी को नहीं मालूम था। मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ तो माँ जी भी संभल गई और नाना अब्बू अपने नवासे के साथ खुश रहने लगे थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वो सिर्फ मेरी खाला थी, जिन्होंने मोहब्बत में शादी तो कर ली, पर वो कभी अपने शौहर के साथ खुश नहीं रह सकी। मेरा भाई 10 साल का हो चुका था जब मैं पैदा हुआ। सबने बहुत प्यार मोहब्बत दिया मुझे। मेरे बाबा कहते कि उनका ख़ानदान मुकम्मल हो चुका है। वक्त गुजरता गया, जब एक दिन आधी रात को किसी ने ज़ोर ज़ोर से हमारे घर का दरवाज़ा पीटा था। जब देखा तो खाला अपने गोद में चंद साल की बेटी को लिए खड़ी थी और उनकी हालत को देखकर लग रहा था जैसे उनके शौहर ने बहुत जुल्म किया हो उन पर। वो ऐसी नहीं हुआ करती थी। मेरी माँ से 7 साल छोटी थी, पर दुखों ने उनकी हालत ऐसी कर दी कि वो बूढ़ी नजर आने लगी थी। नाना अब्बू बिल्कुल खामोश खड़े थे और मेरी खाला वो हाथ जोड़े नाना अब्बू से माफ़ी मांग रही थी। मेरे नाना अब्बू जिद के बहुत पक्के थे। वो कभी ना पिघलते अगर खाला के साथ हुआ जुल्म न सुन लेते। खाला ने अपनी मर्जी से शादी तो कर ली थी, पर ससुराल वालों ने उनका जीना हराम कर दिया था। हर रोज़ उनको घर से भागी हुई लड़की कहकर पुकारा जाता, और वो शौहर जिसने सारी उम्र साथ निभाने का वादा किया था,
वो तो 2 मिनट भी अपनी बीवी के साथ खड़ा ना हो सका। उसे वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका जो एक मर्द को अपनी बीवी को देना चाहिए। और शादी के पहले दिन से मेरी खाला ससुराल में जुल्म सहने लगी। शौहर रात को देर से घर आता, वो कोठे पर जाता था। जब घर आता तो नशे में होता। खाला ने बहुत प्यार से अपनी खिदमतों से अपने ससुराल वालों का दिल जीतने की कोशिश की, पर जिन लोगों की फितरत में दूसरे की बेटियों को बेइज्जत करना लिखा हो, जिनकी तरबियत में बेटी को एक गाली समझा जाता हो, वो मर्द कहाँ एक औरत को इज्जत दे सकता है। खाला अपने फैसले पर पछताती थी और शादी को कई साल गुजरने के बाद भी उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। एक ये भी दुख उनको अंदर से खाया जा रहा था। आए दिन उनको ससुराल में मार पड़ती और फिर एक दिन पता चला कि वो माँ बनने वाली है। अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। मेरे नाना अब्बू ने खाला को बहुत तलाश किया था, पर किस्मत में मिलना नहीं लिखा था। जब खाला के यहाँ बेटी हुई तो मेरे खालू, जो गलत रस्तों पर चल पड़े थे और जुए में सब कुछ हारते जा रहे थे, खाला को डर था कि ऐसा शख्स कहीं उन माँ बेटी के साथ भी कुछ गलत न कर दे। इसीलिए वो वहाँ से भाग निकली और अपने मैके आ गई। मेरे नाना अब्बू देखने में सख्त लगते थे, पर वो वैसे नहीं थे। अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए वो बच्चों की तरह रो रहे थे। मैं तब 8-9 साल का था और मेरी खाला की बेटी चंद साल की थी। हम सब एक साथ रहने लगे और मैं बहुत खुश था। हमारे घर में एक लड़की नहीं थी, पर महरीन के आ जाने की वजह से हमारे घर में रौनक आ चुकी थी। वो अब हर वक्त नाना अब्बू की गोद में रहती। मेरे बाबा घर दामाद थे, पर इस घर में बेटा बनकर दिखाया था और नाना अब्बू को अपने इस फैसले पर फख्र था। हंसी खुशी में वक्त गुजरता गया, जब एक दिन नाना अब्बू की तबीयत अचानक खराब हुई और उनको अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। वहीं नाना अब्बू ने एक फैसला किया था, मेरी और महरीन की जिंदगी का फैसला। हमारा बचपन में निकाह करवा दिया गया था। तब महरीन को भी नहीं पता था कि निकाह होना किसे कहते हैं, और नाना अब्बू हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए थे। बड़ों का घर में होना बरकत के साथ एक तहफ़्फ़ुज़ और एक खुशी देता है। हम सब बहुत टूट चुके थे और महरीन, वो नाना अब्बू के बहुत करीब थी। पहले अपनी बाप की वजह से और फिर नाना अब्बू के इस दुनिया से चले जाने की वजह से वो बहुत डरी सहमी रहने लगी। वक्त गुजरा और एक दिन महरीन की वालदा, जो मेरी खाला थी, उनके शौहर ने उनको देख लिया और सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ कि वो दोनों अपनी जान गंवा बैठे। महरीन बेहोश हो चुकी थी। वो हम सब से भी बहुत डरने लगी थी, पर बाबा की शफकत और मामा के प्यार ने उसे फिर से जीना सिखा दिया था। वो मेरी माँ को अपनी माँ कहती थी, पर जब आप भाभी इस घर में ब्याह कराई तो हमें लगा कि आपके आने से हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। पर आपने क्या किया? मेरी माँ के जाते ही इस घर के निज़ाम को दरहम बरहम करके रख दिया और महरीन को नौकरानी बना लिया। इसे स्कूल जाने से रोकने लगी। आप इस पर जुल्म करने लगी। मैं नहीं चाहता था कि महरीन फिर से वैसी बन जाए जैसी वो कभी बचपन में एक डरी सहमी रहती थी, जो लोगों से डरती थी। इसीलिए मैंने भाई को सारी बात बता दी और भाई ने महरीन को शहर के सबसे अच्छे हॉस्टल में दाखिल करवा दिया। मैं और भाई रोज़ महरीन से मिलने जाते थे और आपसे कह दिया कि वो घर से भाग गई है। अगर आप सोचती तो भला एक 12-13 साल की लड़की कैसे भाग सकती थी, पर आप कब सोचती हैं? आप तो बस अपनी ही हैं, जो सिर्फ अपना सोचती हैं, अपनी फिक्र करती हैं। आपने कभी अपनी ज़ात से निकलकर दूसरों का नहीं सोचा। महरीन पर इतना जुल्म करती रही। मैं तब भी चुप रहा, पर जब मुझे पता चला कि आप तो अपने एबनॉर्मल भाई के लिए महरीन को ब्याह कर ले जाना चाहती हैं, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मैंने यह सब ड्रामा किया था। और अब जब महरीन ने ग्रेजुएशन कर ली तो मैंने इससे शादी कर ली, क्योंकि वो मेरी बीवी है। हमारा निकाह तो बचपन में ही हो चुका था। जिसको आप अपनी नंद समझती थी, वो मेरी खाला की बेटी थी। बस किसी ने आपको कुछ बताया नहीं था, क्योंकि आपने कभी हमें अपना समझा ही नहीं था। और अब मैं इस काबिल हो चुका हूँ कि अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त दे सकता हूँ। मेरा देवर मुझे आईना दिखाकर खामोश हो चुका था और मैं बस सर झुकाए खड़ी थी। मुझसे ये सब क्या हो गया था? मैं रोने लगी थी। तब महरीन ने कहा, भाभी चुप कर जाएं, मत रोएं। इतना जुल्म सहने के बाद भी वो मुझे चुप करवा रही थी और मैं उसके गले लगी उससे माफ़ी मांग रही थी। उस रात मैंने अपने शौहर और सबसे माफ़ी मांगी थी और सब ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने जान लिया था कि असल खुशी खुद खुश रहने में नहीं होती, बल्कि अपने अजीज़ रिश्तों को खुश रखने में होती है। इसीलिए हमें अपनी ज़िंदगी में मौजूद रिश्तों की कदर करनी चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।